एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से जो हमारा पिछली बार था। पिछली बार हमने आपके सामने बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करी थी कि बिजनेस और उसके ओनर को क्या माना जाता है, दो अलग अलग एंटिटीज माना जाता है। और जितनी भी ट्रांजेक्शन से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करी जाती हैं, उसी की बदौलत ड्राइंग्स या कैपिटल बनती है। यहाँ आ जाइए मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है, ओनली दोज इवेंट, दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। हमने कितने सारे एग्जांपल आपके सामने डेयरी फार्म वाले में लिए थे, सल्लू भाई का एग्जांपल लिया था। आई टेकन सो मेनी एग्जांपल्स। तो इसकी हमने लिमिटेशन बताई थी कि क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करा जाता, चाहे वो कितनी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। यू कांट रिकॉर्ड दैट। ठीक है जी। और बोला था कि मनी इज कंसिडर्ड टू हैव अ स्टैटिक वैल्यू, मतलब ट्रांजेक्शन्स जिस डेट पे जो आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी बस उसी का हिसाब किताब करते हैं, उससे आगे बढ़ते नहीं है आप। लिमिटेशंस नहीं पूछी जाती हैं आपसे, प्रिंसिपल क्या होता है वो पूछा जाता है आपको। एंड एक और चीज समझिएगा, आपको जब एग्जाम में आंसर लिखने हैं, डोंट राइट इन पैराग्राफ। छोटे छोटे पैराग्राफ, दो दो तीन तीन लाइन की चीजों को आप करके लिखेंगे। यार ये तीसरा चैप्टर हो गया ना आपका। आ, अगला, अगली क्लास कब है आपकी? फ्राइडे को। फ्राइडे को एक मैं 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू का टेस्ट लूंगा चैप्टर 1 से, ठीक है? एवरीबडी इज क्लियर? सिर्फ एमसीक्यू का। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्कर का सिर्फ। सिर्फ कितना, 30 मार्क्स का होगा। 30 क्वेश्चन उसके अंदर होंगे, और वो 15 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे। छोटा सा फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर को ढंग से पढ़ लें आप लोग सारे, ठीक है? आई गिव यू हार्ड कॉपी, 30 क्वेश्चन होंगे, कर लेंगे उसको। सिर्फ एमसीक्यू वाला। फिर सेकंड चैप्टर का एमसीक्यू वाला, फिर थर्ड चैप्टर का एमसीक्यू वाला, ठीक है? फिर लेंगे बड़ा, 3 चैप्टर पूरे होते ही बड़ा डिस्क्रिप्टिव वाला टेस्ट। ठीक, ऐसे करके। तो पहले 10 मिनट 15 मिनट हम टेस्ट ले लेंगे, फिर हम पढ़ाई कर लेंगे उसकी। तो देखिए, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की बात करी हम लोगों ने। अब आ गया आपके पास, इस प्रिंसिपल को थोड़ा समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है, आइए जरा समझाते हैं। दोज हु आर ऑनलाइन, उनको बोर्ड दिख रहा है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बताइए। यस सर। यस सर। यस प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ, और क्लास ग्रुप में अपने आप को प्रेजेंट लगा लें सब लोग, ठीक है? अब जरा देखिए, हमने कहा था पिछली क्लास में कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल के हिसाब से बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इंडेफिनिट टाइम पीरियड। 200 साल चलेगा, 400 साल चलेगा, चलेगा। अब मुझे बताइए, बिजनेस का असली प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जिस दिन शुरू हुआ था और जिस दिन बंद हुआ था, उसका कंपैरिजन करेंगे ना। लेकिन गोइंग कंसर्न क्या कहता है, बिजनेस तो बंद ही नहीं होगा। इसका मतलब हम बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धरे हुए, प्रॉफिट ही नहीं निकाल पाएंगे। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसीलिए बिजनेस की जो लाइफ टाइम है, ये बड़ी लाइफ टाइम है ना? कितना साल है, मान लो 100 ईयर की लाइफ टाइम है बिजनेस की। इस लाइफ टाइम को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पीरियड में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। छोटे छोटे पीरियड में, छोटे पीरियड में, छोटे 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 पीरियड में हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। सो दैट वी कैन सिक्वेंटली फाइंड आउट अवर फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस। छोटे छोटे पीरियड में, ये जो एक छोटा पीरियड है, इसे क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल ईयर। ये क्या बोला जाता है, काउंटिंग ईयर बोला जाता है। इसीलिए बिजनेस की इंडेफिनिट लाइफ टाइम को क्या कर दिया जाता है, इन ऑर्डर टू गेट इंस्टेंट रिव्यू, छोटे छोटे फाइनेंशियल ईयर में बांट दिया जाता है। छोटे छोटे टाइम पीरियड में क्या कर दिया जाता है, बांट जाता है। उस टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर। हमारे देश में दो तरह से चलता है। एक को बोलते हैं कैलेंडर ईयर, जो जनवरी से शुरू होता है, कहाँ तक चलता है, दिसंबर तक। और एक हमारा होता है अप्रैल से लेकर मार्च, अप्रैल से मार्च तक को क्या बोलेंगे हम, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, और दूसरे वाले को कैलेंडर ईयर बोलते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर जो होता है, वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक की अकाउंटिंग करता है। और जो कंपनीज एक्ट वगैरह में उस पे अकाउंटिंग कब चलती है, अप्रैल से लेकर मार्च तक चलती है, क्योंकि हमारा नया साल अप्रैल में शुरू होता है। हम अकाउंटिंग वैसे करते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या होता है, कैलेंडर ईयर चल रहे होते हैं। ठीक है? तो देखिए क्या किया इसने, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू द पीरियोडिक इंटरवल्स। क्या कहा जाता है उसे, अकाउंटिंग पीरियड बोला जाता है। इसीलिए इस प्रिंसिपल का नाम क्या, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है। इंडेफिनिट लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। ताकि पर्पस क्या होगा, सो दैट परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन रेगुलर पीरियड। और आप देख रहे हैं हमने ब्रेक करके लिखा सेंटेंस को। मैं चाहता तो बड़ा पैराग्राफ पैराग्राफ बना सकता था। ठीक है जी। Accounts of an enterprise are maintained following the going concern, which says that business is intended to continue for indefinite period of time। अभी गोइंग कंसर्न तो यही कहता है। लेकिन हम प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे भाई? हमारा तो बिजनेस चलता चलेगा 200 साल, 200 साल तक बैठेंगे थोड़ा ही। तो हम क्या करते हैं,
उस पीरियड को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे टाइम पीरियड में, ताकि हम क्या कर सकें। ये लिखा ना देखो, इट कैन बी असरटेन ओनली व्हेन ओनली व्हेन द बिजनेस इज कंप्लीटली वाउंड अप। और हम तो बिजनेस के बंद होने का इंतजार ही नहीं करेंगे, हम तो चाह रहे हैं कि हमारा बिजनेस 10 पीढ़ियों तक चले, है ना। तो फिर तो अकाउंट बनेंगे नहीं। इसीलिए लाइफ ऑफ अ बिजनेस फिट इनटू द पीरियडिक इंटरवल व्हिच इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। Counting period of 1 year is usually adopted for the purpose. In India, it is starts from the first day of April and ends on 31st March of next year. ठीक है जी। और एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाई जाती है। ये हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। क्लियर जी। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल इज ओके। बिजनेस की इंडेफिनिट लाइफ टाइम को छोटे छोटे टाइम इंटरवल में बांट दिया, और एक इंटरवल को क्या बोला हम लोगों ने, अकाउंटिंग पीरियड बोला। और अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे हमें क्या बनाना पड़ता है, याद है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजेक्शन, उसके बाद क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर एनालिसिस इंटरप्रिटेशन। तो जो समराइजिंग तक का पार्ट होता है वो 31st मार्च को होता है। अगर हम क्या फॉलो करें, फाइनेंशियल ईयर फॉलो करें, और अगर कैलेंडर ईयर फॉलो करेंगे तो क्या होगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो कुछ क्वेश्चन आपको जनवरी से दिसंबर के दिखेंगे, और कुछ क्वेश्चन किसके दिखेंगे आपको, 1 अप्रैल से मार्च तक दिखेंगे। यानी जब आप पार्टनरशिप पढ़ेंगे और कंपनी पढ़ेंगे, अप्रैल टू मार्च की ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी, वैसा नहीं दिखेगी। ठीक। हाँ, 31st मार्च को, 31st मार्च को बैंक हॉलीडे कर लेते हैं। क्योंकि 31st मार्च को क्या होती है, इवन मार्च के महीने में जो सैलरी होती है वो भी ढंग से, उसको भी काफी पहले दे देते हैं। आप देखिए 31st मार्च को गाड़ी वाले ज्यादा डील दे देते हैं आपको। 31st मार्च को बहुत कुछ होता है। पर इंश्योरेंस वालों का ईयर क्लोज होता है, सबका ईयर एंड क्लोजिंग होती है। जितने भी टारगेट होते हैं कोशिश करते हैं 31st मार्च के दिन पूरा कर लें, ताकि वो उस फाइनेंशियल ईयर में चले जाए, उस फाइनेंशियल ईयर के टारगेट अचीव हो जाए। फिर अगले अगले दिन से फिर हम अगली शुरुआत करते हैं। बैंक हॉलीडे 31st मार्च को बैंक हॉलीडे होता है, क्योंकि उनको अपना पूरा साल के अकाउंट क्लोज करके वाइंड अप करना होता है। और मैंने आपको बताया था ना, बैंक में अगर अकाउंट नहीं मिलेंगे तो भाई मैनेजर मैनेजर घर नहीं जाते हैं। दे टेक ड्यू केयर एंड दे वाइंड अप। इसलिए वो मार्च के महीने में कोशिश करते हैं कि 31st मार्च को ऐसा ना हो कि फिर बैंक ब्रांच में बैठना पड़ जाए। एंड दैट विल कंसिडर एज अ ग्रॉस इनडिसिप्लिन, फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन कहलाता है फिर वो। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ये के प्रिंसिपल भाई साहब कहते हैं कि भाई अकाउंटिंग में ना सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखा देनी है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बड़ा सिंपल, क्या कहते हैं ये, कंप्लीटली डिस्क्लोज ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज। सब कुछ दिखाना है आपको। ठीक है, वो जो बिजनेस के लिए क्या था, सिग्निफिकेंट था। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आप जानते हैं बेस्ट केप्ट प्रिजर्व सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड एज फार एज ब्रांड इज कंसर्न क्या है, कोक का रेसिपी। उसके जो डायरेक्टर्स है ना, वो भी एक साथ प्लेन में ट्रेवल नहीं करते हैं। पता चला सारे एक साथ ट्रेवल करें, मर गए, तो जो कोक का जो रेसिपी है या पेप्सी का जो रेसिपी है तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं करते वो लोग, उन्हीं को मालूम होता है। आप देखेंगे, कभी आप देखेंगे ना, कोक जो बनता है वो वो अपनी फ्रेंचाइजी जो होते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग बॉटलिंग प्लांट होता है, यहाँ गाजियाबाद में है बॉटलिंग प्लांट। वो सारा मतलब कोक को बना के बॉटल में भर के, और मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस, पैक्ड बाय दिस, मार्केटेड बाय दिस। कुछ नहीं, कोका कोला कुछ नहीं कर रहा, उसने सबको आउटसोर्स कर रखा है, लेकिन टेस्ट तो वही रहता है। ऐसे वो रेसिपी जो होती है वो, उनको मटेरियल जो होता है वो इम्पोर्ट होता है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं, वो ऐसा बनाते हैं। वो रेसिपी नहीं बताई जाती किसी को। और आपको शायद मालूम नहीं है, कोका कोला को पहले कफ सिरप के रूप में डेवलप किया गया था। हाँ, जो भी था वैसा करके थे। तो अब खैर बदल गया, अब तो चीजें बदल गई काफी सारी, है ना। तो ये कह रहे हैं डिस्क्लोजर कैन बी डन इधर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इन द फुट नोट्स। लाइक हमने बोला था, लाइक इन इन ये लाइक कॉस्ट नहीं है, लाइक इन केस ऑफ है, ये लाइक इन केस ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी। बताया था ना मैंने। कोई भी इंपॉर्टेंट, आपकी कंपनी के ऊपर किसी ने मुकदमा कर दिया, किसी ने केस कर दिया, किसी ने लॉ सूट फाइल कर दिया, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, अब उसे दिखा थोड़ी सकते हैं हम। कहाँ दिखाते हैं उसे, एज ए फुट नोट दिखाते हैं। ये वाला पार्ट जो इन केस ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है जी। Full disclosure is not only a legal requirement but also make accounting system fair and transparent। इसलिए आपको करना पड़ता है, सब कुछ दिखाइए ना। लेकिन सब कुछ दिखाने के लिए क्या हम अपने बिजनेस सीक्रेट भी बता देंगे लोगों को? क्या हम अपनी क्रूशियल फाइनेंशियल की, हमारे रिजर्व्स कितने हैं, हमारे पास बाकी बैकअप कितना है, सब बता देंगे? नहीं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन नहीं बताई जाती हैं। लेकिन ये प्रिंसिपल कहता है ना ना, आई डोंट बिलीव इन दैट थिंग। ट्रू एंड फेयर पिक्चर आपको बिजनेस की दिखानी है।
ठीक है, क्या लिखा है? एज पर द कंपनीज एक्ट एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज एसेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हैम्पर्स द बेसिक पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसलिए सारी कंपनी कोशिश करती है क्या, कि सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ एक वर्ड आया देखो, सिग्निफिकेंट, सारा कुछ नहीं, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट किसके लिए? यूजर्स के लिए, जो इंपॉर्टेंट हो वो दिखाई जाएगी यहाँ पर, बोलो भाई। अब एक बात समझ, एक बिजनेस बेचारा नया नया चालू हुआ है, शुरू शुरू में एक कंपनी की बात मैं कर रहा हूँ, कंपनी से वो कंसेप्ट नीचे सोल प्रोप्राइटरशिप पे आया, बिजनेस चालू किया आपने, पहले साल लॉसेस हो गए, दूसरे साल लॉसेस हो गए, तीसरे साल लॉसेस हो गए, ठीक है। अब अगर तुम सारे के सारे लॉसेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाओगे तो तुम्हें तो बुक्स क्लोज करने में ही परेशानी आएगी, माइनस में चला जाएगा सारा। तो सरकार ने उनको टाइम दिया कि भाई ठीक है, आपके लॉसेस हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल में उनको धीरे धीरे करके राइट ऑफ करो। इसलिए फिफ्टी एसेट बनता है। लॉसेस इतने हैवी हो गए कि आप संभालने मुश्किल है आपके लिए, अगर आप उन लॉसेस को कर दोगे तो पूरी बैलेंस शीट ही नेगेटिव हो जाएगी। इसीलिए उनको उनको परमिशन मिलती है, देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक लॉसेस जो 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 10 साल में, या ओवर द टाइम पीरियड ऑफ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एज पर द लॉ हम उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। इसीलिए फिफ्टीज एसेट बोला। कंपनीज एक्ट में तो है ही नहीं। अब कंपनीज एक्ट ने क्या कर दिया, फिक्टिशियस नाम की चीज होती है, उसे तुरंत से एक दूसरे तरह से प्रेजेंटेशन करके दिखाते हैं, हटा देते हैं। लेकिन हम उतना डीप तो गए नहीं ना अभी, हमने तो अभी 11th वाली अकाउंटिंग ही नहीं पढ़ी, कंपनी अकाउंटिंग में कैसे जाएंगे? इसका कुल मिलाकर क्रक्स यही है, सारी की सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन आपको क्या दिखानी है, इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द बिजनेस को, सो दैट अकाउंटिंग कैन बी मोर रिलायबल, इट कैन बी मोर ट्रस्टेड, क्योंकि सब कुछ दिखाएंगे तो। अच्छा, आगे चलें जरा। और इनकम्प्लीट से तो बता रहे हैं ना, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगता है, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाना बनता है, ठीक है। और ट्रू और फेयर, और क्या होता है, इस डिस्क्लोजर से क्या होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस हमें पता चलता है। अब फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ने जो चीजें हमें बोली थी कि भाई सारी की सारी इंफॉर्मेशन दिखाओ, लेकिन कुछ कुछ अकाउंटेंट बोले, या कुछ फाइनेंस मैनेजर बोले, या कुछ सीईओ बोले, भाई ऐसे कैसे हम अपनी सारी की सारी वाइटल इंफॉर्मेशन पब्लिक को दिखा दें? नहीं, हम ऐसा तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि नहीं। अब वो जो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल था ना, उसको इम्प्रोवाइज करके एक नया प्रिंसिपल बना, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये कहता है कि सारी की सारी क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रिलेटिवली रेलेवेंट आइटम्स, the knowledge of which might influence the decision of the users in the financial statement should be disclosed। सब कुछ मत दिखाइए, अब वो चीजें दिखाइए जिनको देखकर कोई व्यक्ति आपकी फर्म में डिसाइड इन्वेस्ट करे ना करे का डिसीजन ले ले। जैसे मान लो मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए क्या तैयार बैठा हूँ, और अचानक मुझे पता चला कि कंपनी इज गोइंग टू एंटर इनटू अ वेरी रिस्की वेंचर, ठीक है जी, और उस पर मैंने करीब करीब 2,000 करोड़ रुपया खर्च भी कर दिया, और अब मुझे लग रहा है कि फ्यूचर, अब हमने बताया नहीं किसी को, डिस्क्लोज नहीं करा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एज अ रिजल्ट क्या होगा, शायद मैं इन्वेस्ट कर दूं क्योंकि मुझे तो कंपनी बड़ी बढ़िया लग रही है, लेकिन जब मैंने इन्वेस्ट करा तब पता चला ये तो भैया भयंकर डेट में फंसने वाली है, तो मैं तो शेयर को एग्जिट कर जाऊंगा ना लॉस में भी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मेटीरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि रिलेटिवली वो रेलेवेंट आइटम आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाने हैं जिनकी नॉलेज से कोई व्यक्ति आपकी फर्म में इन्वेस्ट करे या ना करे वो फैसला इन्फ्लुएंस हो जाए। मतलब मटेरियल इंफॉर्मेशन शो करनी चाहिए। एंड व्हाट इज मटेरियल इंफॉर्मेशन? मटेरियल इंफॉर्मेशन इज दैट नॉलेज ऑफ विच इन्फ्लुएंस somebody's decision to invest or not invest in your business organization। अभी मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा, ठीक है। एज पर द मटेरियलिटी ओनली दोज आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज दैट हैज हैविंग सिग्निफिकेंट इफेक्ट or are relevant to the users। So this principle contradict to which principle? कौन से को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? फुल फुल डिस्क्लोज कर रहा है भाई, सब कुछ दिखाओ। अब एक बात बताइए मुझे, मेरे वर्ल्ड में 126 ऑफिस हैं, 126 कंट्री में मेरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है। और मैं हर कंट्री में जाके बोल रहा हूँ कितने स्टेपलर की पिन लगे, कितनी पेंसिल लगी, कितना पेपर लगा, सबका हिसाब लिखो। अरे ये रेलेवेंट है क्या? क्या ये फुल डिस्क्लोजर के हिसाब से दिखाना चाहिए? फुल डिस्क्लोजर कहता है स्टेशनरी का खर्चा दिखाओ ना तुम। अच्छा, एक और चीज समझिए, मेरे लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी वैल्यू है ना। तुम्हारा नाम क्या है भाई? सार्थक के लिए 1 लाख कुछ भी नहीं है। अच्छा सुनो, मान लिया जाए एक, अच्छा जैसे मान लीजिए सपोज ये फादर इज रनिंग अ बिजनेस, उनके लिए 10 करोड़ इज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन भाई मुकेश अंबानी के लिए 10 करोड़ क्या है? कुछ भी नहीं है। तो मेरे लिए कोई इन्फॉर्मेशन मटेरियल है या नहीं है, वो मेरी सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। 10 करोड़ मुकेश अंबानी के लिए कुछ नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्री के लिए 100 करोड़ कुछ नहीं है, ठीक है। तो मटेरियलिटी वो बदल जाती है
ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस टू बिजनेस बदल जाती है, ठीक है। और सोचिए जरा, डायमंड मर्चेंट के लिए करोड़ों रुपए क्या कुछ भी नहीं है। आप देखा ना मुंबई, मैंने बताया था ना, हरे कृष्णा डायमंड है, ठीक है, सावजी ढोलकिया क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को गाड़ियां दे देते हैं, घर दे देते हैं, फ्लैट दे देते हैं, क्योंकि उनके लिए 1,000 2,000 करोड़ कुछ भी नहीं है। उनका टर्नओवर ही 20-25 हजार करोड़ का है, और दिल बड़ा है उनका। ऐसा तो नहीं कि 20-25 हजार टर्नओवर और कंपनी का नहीं होता, लेकिन दे हैव माइंड सेट, दे डू दैट, ठीक है। कल मैं एक ना उसकी स्टोरी पढ़ रहा था, एक जापानीज बंदा है, जिसे आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द टाइटल। वो व्यक्ति ने क्या किया कि उसने मुझे याद नहीं आ पा रहा, उसने एक बहुत ही यूनिक सी थ्योरी डेवलप करी, जो कि आज भी वर्ल्ड में बड़ी फेमस है। और उसके बेस पर जितने भी मैं बोलूँ तो सारे के सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं एम्प्लॉयज के लिए, वो मतलब उसने एक ना एक प्लग या स्विच बनाया था, जो ऑड सिचुएशन में भी क्या करता था, काम करता था। और पैनासोनिक पैनासोनिक का मालिक था वो। पैनासोनिक को तो अब तो सोनी ने खरीद लिया, पैनासोनिक का मालिक। पैनासोनिक के मालिक की स्टोरी अगर आप पढ़ना, तो दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। उसने क्या करा कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में जब सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे, तब उसने अपने एम्प्लॉयज को निकाला नहीं, वो टारगेट दे दिया कि तुम ज्यादा बेचो। एंड सारे, और वही ये कंपनी, वो पहला व्यक्ति था जिसने अपने एम्प्लॉय को हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ कवर दिया। आज मल्टीनेशनल क्या देती हैं, हेल्थ कवर देती हैं, रेजिडेंशियल देती हैं, गाड़ी देती हैं, बहुत कुछ देती हैं। ये सारी की सारी प्रैक्टिस उसी बंदे ने शुरू करी थी। यहाँ क्या लिख रहा है ये, फर्टिलिटी प्रिंसिपल में आपको सिर्फ और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन देनी है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट हो कि जिसमें जानने से, और जैसे मान लो आपको पता चल गया कि कोई कंपनी ने आपके ऊपर मुकदमा कर रखा है, आपके ऊपर केस कर रखा है, और आपको पता चल गया ये कंपनी अगर इसके ऊपर मुकदमा का फैसला नेगेटिव आ गया तो ये तो डूब जाएगी, क्यों लगाओगे ऐसे पैसा। तो फिर फुल डिस्क्लोजर है, यूटिलिटी के हिसाब से भी बनेगा। फुल डिस्क्लोजर को क्यों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, वो कह रहा है सारी इंफॉर्मेशन दो, ये कहता है नहीं, सारी मत दो। कौन सी दो, तो रिलेटिवली क्या हो, इंपॉर्टेंट हो उसको दो। यहाँ देखिए, एन आइटम विच इज सिग्निफिकेंट फॉर वन एंटरप्राइज मे बी इनसिग्निफिकेंट टू अनदर एंटरप्राइज। जैसे टूल्स कॉस्टिंग 5,000 इज मटेरियल फॉर अ स्मॉल कार वर्कशॉप, बट फॉर अ लार्ज एंटरप्राइज लाइक टाटा मोटर्स 5,000 तो कुछ भी नहीं है। तो टाटा मोटर के लिए रिलेटिव नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन वो छोटा गैरेज वाला, उसके लिए 5,000 का टूल, एक 5,000 की मोटर ड्रिल मशीन नट बोल्ट टाइट करने की, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। टाटा मोटर्स के लिए क्या है, एक आएगी दूसरी बनाएगी, है ना, देखा ना। वो असेंबली लाइन में वो टायर लगा रहे होते हैं, नट बोल्ट कर रहे होते हैं, वो खराब हो जाएगा, तुरंत स्टोर से आके दूसरा बदल जाएगा, ठीक है। आई टेक एन एग्जाम्पल, मैंने ये कैमरा सिस्टम लिया, ठीक। ये कंपनी जो है ना, ये बहुत पॉपुलर कंपनी नहीं है, मार्केट में बहुत पॉपुलर कंपनियां भी थी, लेकिन ये इंडिया में खुद मैन्युफैक्चर करते हैं इसे, ठीक है जी, ये मैन्युफैक्चर खुद करते हैं इस बोर्ड को, ये कैमरा भी उन्हीं का मैन्युफैक्चर करा हुआ है। तो क्या हुआ कि मेरा कैमरा जो था वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, मैंने उनको मेल डाली, अगले दिन वो कैमरा बदल के चले गए, बदल गए। लेकिन सोचो अगर मैं किसी डीलर से खरीदता तो विल इट बी पॉसिबल। तो जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके, अब उनके लिए कैमरा बदलना कोई इट इज इनसिग्निफिकेंट थिंग, उनके पास तो पड़े हैं स्टॉक में, वो खुद बनाते हैं। उसको लेके जाएंगे, उसकी डेफिशिएंसी को ठीक करेंगे और अपने आप कहीं और लगा देंगे उसको। तो मेरा वो जो कैमरा था दैट वाज ऑफ अ लोअर प्राइस, उन्होंने मुझे एज ए कॉम्प्लीमेंट ये कैमरा जो कि ज्यादा प्राइस का था और ज्यादा रेजोल्यूशन का, तो दे दिया। मैंने कहा भाई तुम ज्यादा पैसे लोग करा क्या सर, हम तो खुद ही बनाते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, ले लो। मैंने कहा बढ़िया भाई। तो अब सोचो अगर मैं किसी डीलर से, जैसे मान लो एलजी का या किसी और का लेता, तो क्या वो बदलते, क्योंकि वो तो इंपोर्ट करते हैं, यहाँ असेंबल करते हैं, वो कैसे बदलेंगे भाई, वो कहाँ ले जाएंगे इसको। सो मैन्युफैक्चरर इज हैविंग एन एडवांटेज कि वो उस आइटम को लेगा, उसने उसने मेरे को लिया होगा डेफिनेटली, उसके अंदर जो पार्ट में गड़बड़ होगी उसे ठीक करेगा, नए सिरे से बना के उसको दोबारा बेच देगा। बट पर्सन वाज असेंबलिंग इट, वो मैन्युफैक्चरर था ना, उसके लिए तो इन्वेंट्री थी। और दूसरों के लिए क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड होता है, पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो स्टॉक इन ट्रेड को रिप्लेस करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, लेकिन इन्वेंट्री को रिप्लेस करना इज इजी टास्क। एज एन इन्वेंट्री उन्होंने बदल दिया उसको। यहाँ वो मैन्युफैक्चरर के लिए एक जो कैमरा है, ये 90,000 95,000 का जो कैमरा था उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि तो हजारों कैमरे बना रहे हैं हर साल। लेकिन एक डीलर जिसने क्या कर रखा है, छोटा मोटा सेटअप बना रखा है, जो छोटे मोटे कोचिंग्स को और छोटे छोटे स्कूल्स को ये बोर्ड सप्लाई करता है दूसरों से खरीद के अपना मार्जिन रखे, उसके लिए क्या है, उसके लिए तो फिर ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट बनेगा ना वैल्यू। वो कैसे बदल दे फिरेगा किसी के कैमरे, कहाँ रखेगा वो जो खराब कैमरे को, क्योंकि उसका सप्लायर तो बदलेगा ही नहीं उसको। इधर हो गया जी। चलो, तो ये हमने बता दिया ना कि सो वेदर एन आइटम इज मटेरियल और नॉट मटेरियल डिपेंड ऑन इट्स नेचर एंड अमाउंट।
ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक। सब कुछ नहीं लिखना है। अगर आपके एक्सप्लेनेशन में आएगा ना तो ये ऊपर की 2 लाइन इज मोर देन सफिशिएंट। इसलिए मैंने क्या कर रखा है, छोटे छोटे पॉइंट्स में उसको ब्रेक कर रखा है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना। मेरे स्कूल में एक बच्ची है, वो यूनिट टेस्ट में क्या होता है, 30 नंबर के टेस्ट में कम से कम 15 पेज भरती है। तो मैं उसे बोलता हूँ ज्यादा मत लिख, ज्यादा मत लिख। काटता हूँ उसका, डोंट राइट टू मच, पूरा पूरा लिख। एक एक आंसर में 1.5 1.5 पेज भरती है, और पेपर टाइम पे खत्म कर लेती है। अच्छी स्पीड है उसकी, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है। बिफोर आई प्रोसीड टू द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, और मैं एक छोटी सी कहानी पंचतंत्र की आपको बताता हूँ, ठीक है। एंड देन यू हैव टू आंसर मी द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क यू। कभी किसी ने जंगली सुअर देखा है? वाइल्ड पिग देखा किसी ने? वाइल्ड पिग नहीं देखा किसी ने? इसलिए मैंने देखा। वाइल्ड पिग, ये भाई साहब, इमेजेस कहाँ गई रे? अब भाई साहब, देख रहे हैं? बैग से देख रहे हैं, इनको देखो जरा। ये देखिए, यहाँ नाखून, यहाँ नाखून। इतने खतरनाक होते हैं ये कि किसी को भी ना फाड़ के किनारे कर दें। भयंकर ताकतवर। और आपने देखा होगा, हमारे पुराणों में एक वराह अवतार भी हैं, जिन्होंने जल प्रलय के टाइम पे क्या किया था, पूरी पृथ्वी को अपने दोनों उस पे रख लिया था। ऐसे वाले, ठीक है। ये भाई लोग क्या करते हैं पता है? इनके दांत देख रहे हो ना, ये वाले दांत, ये ऊपर वाले, ये वाले दांत बड़े खतरनाक हैं। ऑनलाइन में दिख पा रहा है किसी को? कैन यू सी दिस, दोस आर ऑनलाइन? वाइल्ड पिग। यस सर। Yes, sir. ये क्या चीज आ गई भाई, पैसा मांग रहा है? नहीं। ठीक, ये देखो क्या सुंदर दांत हैं, क्या चमकदार चेहरा है। त्वचा में क्या उन्होंने उपटन लगा रखा है, देखो। ये वाले व्यक्ति। अब क्या होता है पता है, जंगल में ऐसा जंगली सुअर एक दिन, पेड़ होता है ना, पेड़ की देखा ना, जड़ें बाहर निकल आती हैं, मजबूत जड़ें, पीपल की, बरगद की जड़ें बाहर निकल रखी होती हैं। तो ये जो पिग होता है, वाइल्ड पिग जो होता है, ये क्या करता है जंगल में, अपने दोनों दांत को ना उस पेड़ की जड़ से ऐसे पहना करके घिस रहा होता है। पहना करके घिस रहा होता है, ठीक है जी। बड़ा शिद्दत से, और करते हैं ये लोग ऐसा, ये जनरली दे डू दैट। जब ये खाली होते हैं तो हंगामा मचाते हैं पहले तो, और जब पेट वेट भर जाता है, ये पता है क्या करते हैं, ये किसानों की जो फसलें हैं, खाते कम है, उन्हें बर्बाद ज्यादा करते हैं, और किसी की पकड़ में नहीं आते हैं, ठीक है। और अगर किसी कोई एक आदमी इनके आ जाए तो उसका पेट वेट फाड़ के सब बराबर कर देते हैं। और पता है, ये 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 नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं भाई, सोचो। ये मांस खाते हैं, इतने खतरनाक हैं। तो वो अपने दांत पहने कर रहा होता है ऐसे करके, ठीक। एक खरगोश आता है, ऐसे क्यूरियोसिटी बोलता दादा क्या कर रहे हो? अबे अंदर दिख नहीं रहा, दांत पहने कर रहा हूँ। अरे दादा, दांत पहने क्यों कर रहे हो? आपका कोई लड़ाई, कोई हमला, कोई टारगेट वगैरह कुछ है भी क्या? कह रहा है, अबे मूर्ख, जिस दिन लड़ाई होगी उस दिन दांत पहने करने का टाइम मिलेगा क्या? कि भाई रुक जा, मैं तलवार जरा तैयार करके आ रहा हूँ, रुक जा भाई मैं गन लोड करके आ रहा हूँ, नहीं मिलेगा ना। तो आपने देखा, जितने हमारे सोल्जर्स वगैरह जितने भी होते हैं, ये क्या करते हैं, पीस टाइम में एक्सरसाइज करते हैं। ब्लू टीम, रेड टीम, ठीक है। और थार के डेजर्ट में क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ब्लू टीम बना लेंगे इंडिया की, और रेड टीम बना लेंगे किसी और कंट्री की, और फिर ब्लू टीम रेड टीम के ऊपर अटैक करती है, और ये एक्सरसाइज करते रहते हैं। बिल्कुल, डू दैट। अभी इंडियन नेवी जो है, नेवल ऑपरेशन चल रहा है, जितने भी इंडियन नेवी के शिप थे, इंडियन ओशन की तरफ क्या कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे थे। करते हैं, क्यों करते हैं भाई? अच्छा, आपने वो फिल्म देखी है टेंगो चार्ली? देखिए, अजय देवगन की और उसकी अभय देओल की, टेंगो चार्ली, बीएसएफ के ऊपर मूवी है। उसमें क्या होता है कि अजय देवगन को और उसकी टीम को कश्मीर में एक ब्रिज को ना सेव करने का वो मिलता है, एक टारगेट मिलता है कि तुम इस ब्रिज को, बड़ा क्रूशियल ब्रिज होता है। तो वो लोग क्या करते हैं पता है, हर रोज दिन में 3 बार एक्सरसाइज करते हैं। अटैक हो गया, चलो ये करो वो करो वो करो, हर रोज करते हैं। अब वो जो उसके सोल्जर्स होते हैं, अजय देवगन उसमें बॉस होता है उनका, कहते हैं क्या करवाता है, क्यों करवाता रहता है? कहता नहीं, वो कभी करना पड़ेगा। और एक दिन अचानक से अटैक हो जाता है, एंड दे सक्सेसफुली काउंटर दैट, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें अजय देवगन मारा जाता है, ठीक है जी। सो वाइल्ड का अपने दांत पहने करना इज नोन एज एन ऑफ प्रूडेंस। क्या कहलाता है वो? एक्ट ऑफ प्रूडेंस। सो व्हाट इज एक्ट ऑफ प्रूडेंस भाई? क्या होगा एक्ट ऑफ प्रूडेंस, बताइए जरा। हाँ, अरे नहीं, ये रहा। एक्ट ऑफ प्रूडेंस क्या कहलाएगा? एंटीसिपेट नो प्रॉफिट। एक्ट ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है हमें? एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस।
मतलब प्रॉफिट की तो तुम उम्मीद ही मत करो, लेकिन लॉसेस के लिए क्या करो, प्रोविजन बना के चलो। ऐसा करने से क्या होगा कि जब आपके लॉसेस होंगे तो यू आर बेटर टू काउंटर देम। ये प्रूडेंस प्रिंसिपल है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल की के कारण मैं आपको क्या कराता हूँ, खूब सारा सिलेबस कराता हूँ। कुछ भी पूछ लो कोई। फिर ओके, उस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या है भाई, देखिए, ऑल द प्रोस्पेक्टिव लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सारे के सारे लॉसेस है उन्हें आपको क्या कर लेना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो करना है। ठीक है जी। और उनके लिए प्रोविजन बना के चलने हैं। सारे के सारे लॉसेस क्या होने, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो करने हैं, और उनके लिए क्या करना है, और उनके लिए प्रोविजन। एंड एंटिसिपेटेड प्रॉफिट शुड बी इग्नोर। अगर आपको लग रहा है ना फ्यूचर में कोई प्रॉफिट आएगा, तो उसको नहीं लिखना, करना ही नहीं उसको। क्योंकि क्या होगा, अगर आपने एंटिसिपेट प्रॉफिट कर लिया और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाल दिया और पता चला नहीं हुए, तो बैठे बैठे लॉस हो गया ना। तो क्या कहते हैं, ऑल पर्सपेक्टिव लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, ड्यू टू दिस प्रिंसिपल प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नोन लायबिलिटीज एंड लॉसेस, इवन दो अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड विद सर्टेनिटी। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल में लेके चलता हूँ। प्रोविजन रिजर्व बाद में जब हमारा एक नया चैप्टर है डेप्रिसिएशन से पहले, उसको लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे समझो कि आदित्य है, ठीक है, कितने साल के बेटा आप अभी, 16 का, 16 बरस का आदित्य हो गया, ठीक है, 16 साल के। फिर ये गाना गाएगा, मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का, मिल गया नैना, है ना। चलो 16 साल का आदित्य भी है। इसके पापा ने क्या करा, जब ये छोटा सा, जब इसका जन्म ही हुआ था ना, इसने नर्स की उंगली पकड़ ली थी। ठीक है, और जब उंगली छोटी थी, उसकी अंगूठी हाथ में लेके बैठा हुआ था मुंडप्पा, बचपन से। पापा ने कहा भाई ये लड़का तो अब धमाल करेगा, तो पापा ने अपनी महीने की सैलरी से इसके लिए कुछ पैसा निकाल के रखना शुरू कर दिया। तो जैसे पापा ने क्या करा, मान लो हर महीने पापा ने इसके लिए 50-50 हजार रुपए निकाल के रखना शुरू कर दिया। 12 महीने में कितने हो जाएंगे भाई, 6 लाख रुपए हो जाएंगे। ठीक है, और ये भाई साहब कितने साल के हो गए अब, 16। कितना इकट्ठा कर लिया पापा ने, 96 हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये कितना हो गया, 96 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया। क्यों करा पापा ने, कि जब ये, अभी बोला, जब ये 21-22 का होगा, इसका हाथ पीले करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा ना पापा को। भाई दुल्हन बारात लेके आएगी, बारातियों का स्वागत पान पराग से करना पड़ेगा, इसके लिए गहने बनाने पड़ेंगे, इसके लिए लीरे मंगलसूत्र और मांग टीका, कितना कुछ बनाना पड़ेगा इसके लिए। पापा ने क्या करा, इसके विवाह के लिए ये पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब जरा समझिए, फादर ने क्या किया ये पता है, प्रोविजन बनाया। प्रोविजन किस चीज के लिए बनाया, फ्यूचर में होने वाले एक एक्सपेंस के लिए, जिसका नेचर तो मालूम है कि इसका घर बसेगा, लेकिन अमाउंट कितना होगा उसका नहीं पता। उसे प्रोविजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोविजन। इसके पापा ने जो इसके विवाह के लिए ये सारा इकट्ठा करा, उसे क्या बोलेंगे, प्रोविजन बोलेंगे। और प्रॉफिट से निकाल के बनता है। ठीक, प्रोविजन इज क्लियर। अच्छा, अब अचानक पापा को फाइनेंशियल कंटीजेंसी आ गई, जरूरत पड़ गई, तो वो क्या करेंगे, इसके घर बसाने के लिए जो पैसा रखा हो उसको इस्तेमाल कर लेंगे क्या, नहीं करेंगे उसको इस्तेमाल, कुछ और सोर्सेज से उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक। अच्छा, फिर पापा ने क्या करा, साथ साथ एक काम और करा, कि 20 हजार रुपया हर महीने अलग से निकालना शुरू करा। तो कितना हो गया, 240। ठीक है जी, और इकट्ठा करते चले गए। ये पापा किस काम के लिए कर रहे हैं, कि परिवार में अगर कहीं शादी में जाना हो जाए, कि किसी को गिफ्ट देना हो जाए, बर्थडे सेलिब्रेशन करना हो जाए, या फिर हमें घूमने फिरने के लिए जाना हो जाए, मतलब मनी टेकन आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, फॉर दैट लायबिलिटी, जिसका ना अमाउंट मालूम है और ना जिसका नेचर मालूम है, उसे बोलते हैं रिजर्व। तो प्रॉफिट का पार्ट उठा के रख लिया अलग, ऐसी फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए जिसका ना नेचर मालूम ना अमाउंट मालूम, उसे बोला जाता है रिजर्व। और ऐसी फ्यूचर कंटीजेंसी के लिए रख ले जिसमें क्या, जिसका नेचर तो मालूम है लेकिन अमाउंट मालूम नहीं है, उसे बोलते हैं प्रोविजन। तो बिकॉज ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल, हम प्रोविजंस और क्या बनाते हैं, रिजर्व्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, ताकि बुरे समय पे हम क्या कर सकें, अपने प्रोविजन को इस्तेमाल कर सकें, और अपने रिजर्व से अपने आप को सेव कर सकें। तो ये कौन सा प्रिंसिपल था, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। इसी की वजह से क्या बनता है, प्रोविजन बनता है। किसके लिए बनता है, ऑल नोन लायबिलिटीज एंड लॉसेस के लिए। ठीक है, इवन दो अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड विद सर्टेनिटी। इसकी शादी में कितना पैसा खर्च होगा, क्या बता सकते हैं। ठीक है, सार्थक, आप जब 30, 30 नहीं, 25 की उम्र में दूल्हे बनोगे, कितना खर्चा होगा पापा बता सकते हैं अभी क्या, नहीं, ये बोलेगा अभी मेरे से पहले दीदी है। अच्छा, एक और मजेदार चीज है,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेड फॉर एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट। आपने बताया था ना, पिछले कल का एग्जांपल लिया था मैंने कि बैड डेट होते हैं, बैड डेट हो जाए तो उसके लिए पहले से प्रोविजन बना लो, बना के चलते हैं। इसी तरह प्रोविजन फॉर टैक्स बनता है, इसी तरह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनता है। ठीक है। और इसी के हिसाब से एक और एग्जांपल है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सेल्स वैल्यू या मार्केट वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आप क्या करते हैं, साल के आखिर में करते हैं। और कैसे करते हैं, मान लो क्लोजिंग स्टॉक जो था आपने जब खरीदा था 50,000 का था, साल के आखिर में उसकी वैल्यू 40,000 चल रही है, तो 50 40 में से कम कौन सा है, 40, आप 40 में रिकॉर्ड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपने जब खरीदी थी 50,000 था, अब मार्केट में उसकी वैल्यू 70,000 हो गई है, तो आप कितने में रिकॉर्ड करेंगे, 50 में रिकॉर्ड करेंगे। इसी प्रिंसिपल की वजह से क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस पर रिकॉर्ड करा जाता है। कौन सा प्रिंसिपल था, कंजर्वेटिज्म। अच्छा यहाँ ध्यान से सुनना आप, ये प्रिंसिपल जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गोल्ड एंड अदर प्रीशियस मेटल्स, ठीक है। अ, हाँ, इट मस्ट बी नोटेड दैट इन केस ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, गोल्ड में और अदर प्रीशियस मेटल में क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो क्या होगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू या कॉस्ट विच एवर इज मोर पे रिकॉर्ड करा जाएगा। ये ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है इसका। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट देखा आपने, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए मान लो, और आपने पेट्रोल खरीदा था, मान लो जैसे पेट्रोल पंप वाले ने पेट्रोल खरीदा मान लो 80 रुपीज पर लीटर के हिसाब से, और अचानक उसके प्राइस बढ़ के 85 हो गए, तो वो जिस दिन प्राइस बढ़े उतने से 85 के बाद बेचना शुरू कर देगा। वो ऐसा थोड़ी करेगा कि कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। देखा कभी पेट्रोल ऐसा होते हुए, नहीं करते वो ऐसा। गोल्ड के केस में बताओ जरा, जिस दिन प्रोडक्शन हो उसी दिन क्या मान लेंगे, उसे उसकी वैल्यू रियलाइज मान लेंगे। और क्या, गोल्ड की वैल्यू जो होती है क्या चलती है, ये थोड़ी कि ज्वेलर बोलेगा कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस पे रिकॉर्ड करूंगा, नहीं भाई नहीं, कॉस्ट या मार्केट विच एवर हायर पे रिकॉर्ड करी जाती है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट और कौन से वाले, गोल्ड के प्रोडक्ट होते हैं, ये इस प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, पेट्रोल पंप वाला थोड़ी करेगा ऐसा कि कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस, ज्वेलर थोड़ी करेगा कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस, बिल्कुल नहीं करता। वो तो बोलते कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज हायर, उस पर बेचेंगे हम तो। हाँ जी, कोई भी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, गोल्ड और प्रीशियस मेटल में नहीं होता, ये प्रिंसिपल फेल है, नहीं यूज होता। हाँ जी, हाँ तो करेंगे ना, सब करो, सब करते हैं। हर पेट्रोल पंप वाला, पेट्रोल उन्होंने पेट्रोल खरीदा मान लो 80 रुपीज के हिसाब से, मार्केट में पेट्रोल का प्राइस हो गया 90 रुपीज, तो 90 पे बेचेगा ना। और 31 मार्च को उसके पास 20,000 लीटर पेट्रोल पड़ा हुआ है, अगले दिन प्राइस बढ़ गया, बड़े प्राइस पे बेचेगा, वो थोड़ी लिखेगा कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस। इसके केस में एक्सेप्शन होता है, ठीक है। दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू, a state of affairs of the business, does not exhibit a better picture than what is। अच्छा इसके ड्रॉबैक्स देखिए आपके क्या है, इसके ड्रॉबैक्स सिर्फ ये बनते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, सीक्रेट रिजर्व बन जाते हैं, सीक्रेट रिजर्व। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सीक्रेट रिजर्व क्या होते हैं जरा, ठीक है, दो एग्जांपल दूंगा, जरा समझ। और रिकॉर्डिंग में डालूं उसको, नहीं, एक को तो मैं रिकॉर्डिंग में डालूंगा, एक को रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे एक बार मेरे भाई का बहुत साल पहले एक फोन चोरी, फोन मतलब मेरे बीच वाले भाई की शादी में छोटे वाले भाई का फोन चोरी हो गया। उसमें ना नोकिया का फोन आया था, बड़ी स्क्रीन वाला, उसमें बहुत सारे फीचर्स थे, बहुत ही सारे फीचर, बहुत शानदार फोन था उसका। किसी ने जेब से निकाल लिया। आई वेंट टू पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करी और बोला कि भाई इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेम है, तो नोट नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट वगैरह थी, चक्कर में चक्कर कटाए पुलिस वालों ने। एनीवे मैं भी गया, वो भी गया, हमने जाके पुलिस वालों से बोला, और एक सब इंस्पेक्टर के साथ थोड़ी बातचीत ठीक होगी, उसने कहा ठीक है हम आपका करवा देते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लगेगा। हमने कहा ले ले भाई। फिर मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा ये बताइए कि क्यों जरूरत पड़ती है। कह रहा चलो ठीक है मैं आपको समझाता हूँ गणित क्यों जरूरत पड़ती है। कह रहे हमारे पास एक केस आया जिसमें जो क्रिमिनल है वो भाग के बिहार पहुंच गया। अब हमें मालूम है कि अगर हमने उसे 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं पकड़ा तो भाग जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा एट द अर्लीस्ट आपको वहां पहुंचना पड़ेगा। कह रहे कैसे पहुंचेंगे हम। मैंने कहा थाने से गाड़ी ले जाएंगे। यार गाड़ी इशू नहीं होती है, थाने में एक ही गाड़ी है, एसएचओ साहब घूमते हैं उसमें, और उस गाड़ी से बिहार कैसे जाएं। मैंने कहा फ्लाइट। यार आपको लगता है कि, और सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्ट के हिसाब से फ्लाइट के टिकट की एलिजिबिलिटी होती है। सीनियर रैंक के ऑफिसर्स को बिजनेस क्लास, बहुत सीनियर बिजनेस क्लास मिलता है, बाकी को तो इकोनॉमी क्लास मिलता है, और पुलिस वालों को तो एयर में भेजा ही नहीं जाता, तो बोला रेलगाड़ी में जाओ, भाई 3 दिन में पहुंचेंगे भाई साहब वहां पर।
तो वो निकल लेगा नेपाल की तरफ। फिर क्या करोगे? अरे हमें क्या करना पड़ता है, प्राइवेट टूर एंड ट्रेवल से गाड़ी करनी पड़ती है, अपने सिपाहियों को बैठाते हैं और चल पड़ते हैं। अब बोलिए यहाँ से गाड़ी अगर बिहार जाएगी तो कितना पैसा लगेगा? लगेगा भाई। तीन पुलिस वालों का खाना पीना वो कौन देगा, कहाँ से देगा? तो मैंने कहा फिर आप बिल बनाइए, क्लेम करिए। कह रहे वो क्लेम भी कट के आता है फिर। कह रहे क्या करें फिर हम? मैंने कहा आप क्या करते हो? कह रहे जैसे आपसे कन्वीनियंस शुल्क लिया है फिर सबसे लेते हैं, फिर हम कैसे निकालें खर्चा? ठीक है जी। अच्छा, फिर समझदार एसएचओ क्या करता है कि कभी कोई बड़ी रेड हुई, मतलब रेड हुई मतलब कि मान लो कैश वैश रिकवर हुआ, तो जैसे मान लो 60 लाख 70 लाख का कैश निकला के रिकवर हुआ, 50 लाख ही शो करा और 20 लाख को थाने के अंदर या कहीं पर लाके उसको रख दिया। अब क्या होगा? अब मान लो किसी इन्फॉर्मर को पैसा देना है या कोई टीम भेजनी है, उस पैसे को वो यहाँ यूज करते हैं उस तरह से। तो इन्होंने क्या किया, एक तरह का वो सीक्रेट रिजर्व टाइप की चीज बना ली ना, दे हैव नॉट डिस्क्लोज द, विच इज इलीगल, विच इज नॉट डन, लेकिन वो करते हैं, काम कैसे चलेगा वरना? ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल भी बताता हूँ, बट दैट आई विल नॉट पुट इन द रिकॉर्डिंग। तो प्रूडेंस के हिसाब से हम क्या करते हैं, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। अब मुझे मालूम है कि रिसेशन आने वाला है या मुझे मालूम है कि इकोनॉमी खराब होने वाली है, तो मैं अपने पास क्या करना शुरू कर देता हूँ, चीजों को ज्यादा प्रिजर्व करना शुरू कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, सीक्रेट रिजर्व बनाने शुरू कर देते हैं कि भाई, और इसका सीक्रेट रिजर्व का पर्पस क्या है? इन केस ऑफ लॉस इफ समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर, मैं अपने आप को क्या करूंगा, सेफ गार्ड करूंगा। तो क्या लिखा, creation of too many provisions like excess provision for doubtful debt, charging excessive depreciation may lead to creation of secret reserves। भाई डिप्रिशिएशन 10% हो रहा है आपकी एसेट्स पे, आपने 30% कर दिया उसको, इनकम टैक्स अलाउ कर रहा है। ऐसा करते करते तो 4 साल में आपकी मशीन अंडा हो जाएगी ना। लेकिन वो चलती है 5 साल और जब बिकती है तो उसकी वैल्यू तो आपने जीरो कर रखी थी। जब बिकती है तो उसका पैसा आएगा, वो कहाँ जाएगा? अंटी में जाएगा, रिजर्व बनेगा ना वो तो आपके लिए। ये it may lead to overstatement of liabilities। Conservatism provides all the anticipated expenses and losses, but does not record anticipated revenues. So it may result in overstatement of liabilities. So principles should be carefully applied so that result depicted by financial statement are not distorted। तो ये होती हैं, हर जगह पे होती हैं, तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं, इसके ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है। लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या कर दी जाती है, कम करके दिखा देते हैं या ओवर करके दिखा देते हैं। लाइबिलिटी ज्यादा दिखाओगे तो उसके लिए खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, और वो हुआ तो नहीं, तो पैसा जो बचा आपके पास रह गया। सपोज मेरी लाइबिलिटी थी मान लो 50,000 रुपए की, मैंने क्या बोल लिया, मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते समय 60 का दिखा दिया, और जब मैंने पेमेंट करी तो बार्गेन कर लिया, बार्गेन करके उस लाइबिलिटी को 50 की जगह कितने में चुका दिया, 40 में कर दिया, और दिखा रहा है मैंने 60 में। तो मेरी लाइबिलिटी चली गई कितने की, 60 की, लेकिन पैसा एक्चुअली गया कितना, 40। 30,000 क्या बन गया, सीक्रेट रिजर्व। ठीक है। और सीक्रेट रिजर्व का फायदा किसको होता है, टॉप ऑफिशियल्स को होता है, शेयर होल्डर को तो मिलता ही नहीं है, है ना? तो दे कैन मिस यूज द फंड, उसको बच के चलना होता है। आगे चलें जरा थोड़ा सा, और एक कंसेप्ट हमारे पास आया अब, इसको ध्यान रखेंगे जरा। ये है कॉस्ट कंसेप्ट, है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक। अब आप मुझे बताइए, कोई भी आप खर्चा करते हैं, जैसे मान लो कल किसी ने कोई कोई एक्सपेंस किया था, कल किसी ने, आप में से किसी ने भी, एनी अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंट यस्टरडे, कोई बताइए, कुछ किया? ये भाई साहब ने मुझे फीस दी थी ना अभी, किसने दी थी? दी थी, कितनी देर पहले दी थी? हाँ, 40 मिनट की तो क्लास ही नहीं है यार अभी। चल आधा घंटा पहले दी थी। ही हैज गिवन मी सम मनी, इट वाज हिज एक्सपेंस, इट वाज माय इनकम। लेकिन अब आज मैं अगर बोलूंगा तो क्या है, इसके लिए वो एक हिस्टोरिकल कॉस्ट है, तो मेरे लिए क्या है, एक हिस्टोरिकल, मतलब एनीथिंग विच हैज हैपन इन पास्ट, दैट इज व्हाट हिस्ट्री। ठीक है जी। तो क्या कह रहा है, इस प्रिंसिपल के हिसाब से, और सुनो, ये प्रिंसिपल किस पे लगता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट सिर्फ एसेट्स पे लगता है, गुड्स पे नहीं लगता। गुड्स तो रीसेल के लिए होती है ना, एसेट्स लंबे समय के लिए रखी जाती है। क्या कह रहा है ये, an asset is recorded in the books of accounts at the price paid to acquire it, and costs become the basis of its accounting in the, ये द है, in the subsequent counting periods। मतलब आप, याद है मैंने एक वो, एक हैंकी का, हैंकरचीफ, एक रुमाल का एग्जांपल लिया था आपके सामने, लिया था किसी का? क्या लिया था? नहीं लिया था। क्या हुआ था फिर? हाँ, हाँ आलिया का रुमाल था ना वो, ठीक है, सर्दी वाला।
फिर हमने बताया था ना आपको, जिसने रुमाल बेचा उसको तो फायदा, उसको उसको फायदा नुकसान, लेकिन जिसने खरीदा उसके लिए तो क्या हुआ, एक्विजिशन कॉस्ट है। ऐसे आपने कोई मशीनरी खरीद ली, जितना पैसे आपने उसको खरीदने में खर्च किया वो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट कहलाती है। और ये प्रिंसिपल किस पे लगता है, किस पे लगता है, एसेट्स पे लगता है, गुड्स पे नहीं लगता। क्या है, asset is recorded at the cost at the time of its acquisition and it is reduced year after year by charging depreciation based on its useful life। तो ये कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, कोई भी एसेट अगर आप एक्वायर करते हैं, कितना पैसा उसको खरीदने में लगा उस पर रिकॉर्ड करा जाएगा। जैसे मैं बताऊं, आप प्रिंटिंग का काम करते हैं, प्रिंटिंग की मशीन जर्मनी में बहुत शानदार बनती है, आपने जर्मन मशीन मंगाई, और जर्मनी से बाई एयर मुंबई आ गई, ठीक है, मशीन की कीमत ही मान लो 1 करोड़ रुपया, जर्मनी से मुंबई आने में लग गया मान लो 10 लाख रुपए का खर्चा लग गया। अब आपकी एक्विजिशन कॉस्ट कितनी हुई, 1 करोड़ 10 लाख। फिर मुंबई से वो मशीनरी आपने क्या करा, बाय रोड नोएडा मंगवा ली, उस पर लग गया 2 लाख रुपए और। अब आपकी कॉस्ट कितनी होगी, 1 करोड़ 12 लाख। ये जो वो मशीन आपके फैक्ट्री में आई, उसको इंस्टॉल करने के लिए प्लेटफॉर्म वगैरह बनाया, उस पर लग गया 2 लाख और, तो कितनी हो गई, 1 करोड़ 14 लाख। फिर एक इंजीनियर आया उसको इंस्टॉल करने के लिए, चालू करने के लिए 1 करोड़ 1 लाख रुपए और ले गया, कितनी होगी, 1 करोड़ 15 लाख। सो दिस इज हाउ एक्विजिशन कॉस्ट इज कैलकुलेटेड। तो क्या बोल रहे हैं ये, एसेट को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, एक्विजिशन कॉस्ट पे, और उसकी वैल्यू को फिर धीरे धीरे क्या करते चले जाएंगे आप, डिप्रिशिएट, क्योंकि यूज करोगे मशीन तो डिक्रीज होगी ना वैल्यू, तो वैसा करके। और क्या कह रहा है बोले यहाँ पर, इफ नथिंग इज पेड टू एक्वायर एन एसेट्स देन इट विल नॉट रिकॉर्डेड एज एन एसेट। आपको किसी बंदे ने कोई एसेट डोनेट कर दी, चैरिटी में दे दिया आप, या आपने क्या करा, जैसे मान लो आपके घर के पास कोई टेलर रहता है, आपने देखा खटारा मशीन में वो काम कर रहा है, आपने क्या करा, आप हर महीने चैरिटी करते हैं, आपने उसके लिए ऊषा की एक इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेटिक सेविंग मशीन करीब करीब 40,000 की ली और उसको गिफ्ट कर दी। तो सामने वाला क्या करेगा, क्या उसने उसे खरीदने समय क्या दिया, कोई पैसा दिया, कोई उधारी बनी, कुछ नहीं बनी ना। ऐसे ही मान लो हमें, जैसे मान लो दिल्ली में एक हॉस्पिटल है सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल, सुना है किसी ने नाम, 30 हजारी में, सेंट स्टीफेंस। उसका जो निर्माण हुआ था जर्मन डोनेशन से हुआ था। और जर्मनी क्या करती है पता है, बीच बीच में जर्मन एम्बेसडर वगैरह बीच बीच में जाके क्या करते हैं, उस हॉस्पिटल को एमआरआई मशीन्स, एक्सरे मशीन्स वो भी गिफ्ट कर देते हैं। अब बताइए हॉस्पिटल की अकाउंटिंग चल रही है और उनको करीब करीब 2.5 करोड़ की एक एमआरआई मशीन गिफ्ट मिल गई, तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या बोल के लिखेंगे, दे कांट शो इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि उसको उन्होंने एक्वायर ही नहीं करा, वो तो गिफ्ट है। ये बोल रहे हैं आप कि अगर आपने कोई एसेट्स खरीदी ली किसी से और उसके बदले में कोई पैसा ही नहीं पे करा, या कोई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हुई, तो आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अनरिकॉर्डेड रहती है उनकी बुक्स में। हाँ बोलिए। हाँ, एक्विजिशन कॉस्ट, वो डेप्रिशिएट नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा बेटा, जमीन थोड़ी डेप्रिशिएट होती है। क्या जमीन का टुकड़ा चलने से घिस जाता, पता चला आपकी सड़क है तो फिर गड्ढा बन जाती, एसेट है लेकिन वो डेप्रिशिएबल नहीं है। डेप्रिसिएशन का एक्सेप्शन है लैंड, ठीक है, लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होता, लैंड डेप्रिशिएट होता धरती तो गायब हो जाती। ओनली डेप्रिशिएशन, जितनी भी टेंजिबल एसेट्स है उसमें से लैंड पे डेप्रिशिएशन नहीं लगता है ही नहीं। क्या लैंड का वियर एंड टियर होगा, क्या लैंड पैसे तो टाइम से खत्म हो जाती है, बताओ, क्या लैंड में टेक्नोलॉजी बदलती है कोई। हाँ, नेचुरल क्लैमिटी हुई, गंगा के किनारे आपका लैंड था, बाढ़ आई, सारा चला गया, तो कुछ बचा ही नहीं ना, फिर तो डेप्रिशिएट कहाँ से हुआ, ऐसा नहीं होता। अच्छा लैंड के ऊपर बॉम्ब गिर जाए तो क्या होगा, घाटा भरेगा, भर दो उसे, क्या फर्क पड़ता है। लैंड में वो जो डिप्रिसिएशन के जो रीजन थे वो लगते ही नहीं है, तो लैंड डिप्रिशिएट नहीं होता भाई। नहीं, लैंड की वैल्यू कम हो जाती है बट डिप्रिसिएशन की वजह से नहीं होती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ अ लैंड, बट नॉट बिकॉज ऑफ दोज रीजंस विच आर एप्लीकेबल इन अदर टेंजिबल एसेट्स। पैसे जब टाइम नहीं होगा, वेयर एंड टेयर नहीं होगा। अच्छा तुमने जमीन खरीद ली मान लो, जैसे मान लो आपने कार खरीद ली 2025 में, 2030 में कार की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। आपने लैंड खरीद लिया 2025 में, 2030 में क्या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अरे जब आप किसी भी लोकेशन पे हो, हाँ ये अलग हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो, तो शायद प्राइस कम हो जाए उसका, लेकिन डिस्प्यूटेड वाला तो रीजन डेप्रिसिएशन में है ही नहीं ना। तो जो डेप्रिसिएशन के रीजन है वो लैंड में लगते ही नहीं है।
इसलिए हम डिप्रिशिएट में। हाँ, वैल्यू में रिडक्शन जरूर से हो सकता है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो गई तो सस्ते में बिकेगी, ठीक है। या उसके आसपास किसी ने कोई खतरनाक टाइप की फैक्ट्री वैक्ट्री बना ली, तब उसका प्राइस घट जाता है, ठीक है? लेकिन ये रीजन डिप्रिशिएशन का थोड़ा ही है कि तुम्हारे लैंड के आसपास किसी ने केमिकल फैक्ट्री बना दी, सारी जमीन में आर्सेनिक फैल गया, तब आपके लैंड की वैल्यू घट गई। ये डिप्रिशिएशन का रीजन थोड़ा ही है। गॉट इट? अच्छा, कॉस्ट प्रिंसिपल के ड्रॉबैक क्या है भाई? ये इट इग्नोर्स रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स फॉर विच नथिंग इज मॉनेटरी टर्म इज पेड। और वो सेंट स्टीफन को जो 2.5 करोड़ की मशीन मिली है एमआरआई की, उसको तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा। ये लिमिटेशन इसकी। इट रिजल्ट्स इन inflated और understated profit during the inflation as depreciation is charged on the basis of historical cost। इन्फ्लेशन है, प्राइस बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, लेकिन आप डिप्रेशन क्या कर रहे हैं, घटाते हुए चल रहे हैं। एक मजेदार एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, आपको जानकर हैरानी होगी। चांदनी चौक है ना दिल्ली का, उसमें बहुत मेरे सारे एग्जांपल वहीं से आते हैं। हाँ ना, एक फैमिली है जिसके पास 40% चांदनी चौक की ओनरशिप है, 40% ओनरशिप, ठीक है। और उन्होंने क्या कर रखा है, लीज पे सारी प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है। भाई कितना किराया लेते होंगे वो लोग, सोचो कितना किराया मिलता होगा, बताओ। ये मैं आपको इसका ड्रॉबैक बता रहा हूँ कॉस्ट प्रिंसिपल का। कितना किराया मिलता होगा बोलो? कैन एनीबडी टेल मी ऑनलाइन कि कितना किराया मिलता होगा उनको? बताइए, लगाओ। चांदनी चौक जैसी जगह जहाँ एक एक दुकान का किराया 10-10 लाख रुपया जाता है, 15 लाख भी चला जाता है, 20 लाख भी, 25 लाख भी, इतना किराया है वहां पर। 40% चांदनी चौक उनकी और प्रॉपर्टी है। कितना किराया मिलता बोल बता। यस, हाँ नहीं बोलना कुछ तो, कोई वाइल्ड गेस। 10 10 करोड़, चलो जी, और कोई? 15 करोड़? बोल, कितना बोल तो सही, कितना करोड़? 10,000 करोड़? हाँ, हाँ, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। और बताइए, बड़ा मतलब बहुत बड़ा एस्टिमेट है, लेकिन कोई और बताएगा? मैं बताऊँ कितना किराया? हाँ, 100 करोड़। पता है कितना किराया? हाँ, तो देखो कितना है। कितना? कितना किराया? 2,000 रुपीज? ये क्या मजाक चल रहा है? भाई बहुत गरीब परिवार है वो, अपने पूर्वजों को कोसते हैं वो हर रोज पानी पी पी के। जानते हैं क्यों हुआ ऐसा? आओ बताता हूँ। चांदनी चौक तो पुरानी जगह है भाई, मुगलों के टाइम से है। तो 1900 में, 1920 में, जब दुकानों का किराया 2 रुपया 50 पैसे, 1 रुपया 25 पैसे होता था, तब वो किराया, दुकानों किराए पे गई, ठीक है। एक परेशानी हो गई, उनके पूर्वजों ने क्या करा, ये दुकानें उन्होंने क्या कर दी, पगड़ी सिस्टम जानते हैं क्या होता है? जानते हैं आप पगड़ी सिस्टम क्या होता है? कोई बताएगा? मैं बताता हूँ क्या होता है। पगड़ी सिस्टम में क्या होता है कि आप दुकानदार को, दुकानदार जो होता है, मतलब जो ओनर होता है, वो अपने टेनेंट को बोलता है कि ठीक है भाई, इस दुकान के बदले में मुझे तू पगड़ी, मतलब एक ऑनरोरियम है, मतलब 10,000, 5,000, 20,000 दे दे, और अब ये दुकान जब तक तू चाहेगा तब तक तू इस पे किराए पे चला। उस समय पर 1900 में, 1895 में, चांदनी चौक के दुकानदार, उसके परिवार वालों ने क्या करा, पगड़ी कहते हैं उसको सिस्टम में, कि खाली नहीं करवा सकते, ठीक है। और वो पगड़ी सिस्टम में क्या कर दिया, वो दुकानें किराए पे दे दी, 2-2 हजार, 500, 600, 1,000 रुपये, उस समय तो बड़ा अमाउंट था। किसी से 100 रुपये लिया, किसी से 2,000, किसी से 1,000, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, और पैसा ले लिया। और किराया फिक्स कर दिया, 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये, इतने चलता था, 5 रुपये किराया मैक्सिमम, इतना कर दिया फिक्स। सोचो, किसी के पास 1895 में 2,000 रुपये महीने की कलेक्शन हो रही है, तो बताओ, है। नवाब सिराजुद्दौला को कितना, वो तो कितना, 10,000 रुपये महीने का, 10,000 रुपये साल का दिया करता था अंग्रेज लोग। याद है तुम्हें? पढ़ा था ना हिस्ट्री में। 10,000 रुपया सालाना के हिसाब से 10,000 रुपये दिया करते थे सिराजुद्दौला को। ये भाई साहब कितना ले रहे हैं? 2,000 महीना ले रहे हैं। कितने अमीर होंगे उस समय पे? तो सोचो कितनी प्रॉपर्टी थी। क्या हुआ कि जनरेशन बदलती चली गई, पगड़ी सिस्टम था, किराया बढ़ा नहीं। आज भी किराया कितना जा रहा है? 20 रुपये, 25 रुपये किराया जा रहा है। एंड दे आर हेल्पलेस। कागज बने हुए हैं, क्या करेंगे? और दिल्ली रेंट एक्ट जो है, उसमें इनके लिए सेफ गार्ड करने के लिए कोई क्लॉज ही नहीं है। मर गए ना हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो करके ये लोग तो। कितनी परेशानी की चीज है। बहुत अमीर फैमिली है भाई, लेकिन बेचारे दाने दाने के मोहताज हैं। एंड इट्स रियलिटी। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा।
देखिए जरा, देखो नोट्स में देखना कितने प्रिंसिपल बचे हैं अभी हमारे पास, क्योंकि आने वाले प्रिंसिपल में थोड़ा टाइम लगना है। हम्म? लेकिन वो थोड़े बड़े हैं, उनको मुझे प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाने पड़ेंगे कुछ। कंजर्वेटिज्म हमने कर लिया, हिस्टोरिकल कॉस्ट कर लिया, मैचिंग को मैं बाद में कराऊंगा अभी। चलिए ड्यूअल एस्पेक्ट लेते हैं, मैचिंग को हम बाद में करेंगे, इसमें मुझे कुछ समझाना होता है। भाई आप तो डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं ना। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या कहता है प्रिंसिपल, कि भाई एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू साइड इफेक्ट्स, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। मैंने किसी से सामान खरीदा कैश में, तो मेरा कैश चला गया और क्या हो गया, सामान आ गया, डबल इफेक्ट हो गया। मैंने किसी को सामान बेचा कैश में, तो क्या हो गया, कैश आ गया और सामान चला गया। मैंने मशीनरी खरीद ली कैश में, तो क्या हो गया, कैश घट गया और मशीनरी बढ़ गई। ये तो पढ़ रहे हैं आप अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक है, क्या कहलाता है ये, ड्यूअल एस्पेक्ट कहलाता है। कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इवेंट, ये इवेंट नहीं है, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, करेक्शन करते चलना साथ साथ। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, अ डेबिट एंड अ क्रेडिट इज इक्वल अमाउंट। एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट इन वन और मोर अकाउंट्स एंड वाइस वर्सा। और ये किसको फॉलो करा जाता है, डबल एंट्री में। ये पॉइंट यहाँ से शुरू होना था वैसे। अब ये आपके सामने एग्जांपल ही है, अंकित ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और इंडियन कितना, कितने रुपए से स्टार्ट करा, रुपीज 5 लाख से स्टार्ट करा, तो आपकी एसेट्स 5 लाख बढ़ जाएगी और आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी 5 लाख, डबल एंट्री बन गया। इसने क्या करा कि अ, मान लो, एक मैं एग्जांपल लूँ कि किसी ने 5,000 रुपए की गुड्स खरीद ली, तो क्या हो जाएगा, कैश 5,000 से कम हो जाएगा और स्टॉक आपका बढ़ जाएगा। ऐसे डबल एंट्री का सिस्टम ये लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये करेक्शन कर देना अपने नोट्स में आप लोग। और रेवेन्यू रिकग्निशन भी हम बाद में करेंगे, ये भी एक बड़ा प्रिंसिपल है, इसलिए मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताऊंगा। हाँ, ये एक और प्रिंसिपल आपके पास आ गया, ऑब्जेक्टिविटी या वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बड़ा इससे फ्रॉड बचते हैं। ये पता क्या कहता है, फॉर ईच एंड एवरी इवेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, all transactions should be recorded in an objective manner and they should be free from the personal biasness. It implies that all accounting transactions should be supported by किससे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस या वाउचर से। ठीक है, और ये क्या क्या हो सकते हैं, कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, रिसिप्ट, कुछ भी हो सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप ऑडिट करेंगे, मैंने एग्जांपल दिया था ना कि कोई बंदा जयपुर चला गया, किसी होटल में रुका, वापस आ गया, फिर बिल लेके ही नहीं आया, तो फ्रॉड माना जाएगा ना उसको। ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, टू द क्लियर होना चाहिए, और एक एक ट्रांजेक्शन को हम वेरीफाई कर पाए, ये हमारे पास प्रोविजन होना चाहिए। ठीक है, कैश परचेज ऑफ गुड्स शुड बी सपोर्टेड बाय कैश मेमो, क्रेडिट परचेज बाय एन इनवॉइस। मतलब चाहे कैश में करो चाहे क्रेडिट में करो, हर चीज का आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो आई एम वाइंडिंग इट अप नाउ, इसको हम यहीं पर रोक रहे हैं। दो प्रिंसिपल्स मैं आगे बताऊंगा, पहले अगली क्लास में छुट का टेस्ट लेंगे, फिर हम इसको पूरा करेंगे। ठीक है जी, तो छुट्टी उट्टी नहीं करेंगे, और कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट विल ऑलवेज गिव यू अ लर्निंग एक्सपीरियंस। ओके, वंशिका, समायरा और वली, रिद्धि, दूसरी रिद्धि, अक्षिता, यस बाकी सर। लोग। ठीक है, चलिए।